चलो शुरू करें। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? फर्स्ट डे एज अ सीए इंटर स्टूडेंट, फर्स्ट डे तो नहीं बट एज अ स्टूडेंट एज अ क्लास का बहुत सारे लोगों का फर्स्ट डे। कुछ लोग मे बी ऑनलाइन या रिकॉर्डिंग जो देखेंगे वो शायद उनका फर्स्ट ग्रुप हो गया रहेगा। वॉट एवर द केस में बी, एज यू नो ऑल अबाउट मी, मेरे बारे में तो पता ही है बट स्टिल आई एम सी कौशिक एस अग्रवाल, बेसिकली a chartered accountant. I am a faculty at Success Mantra for audit, SM and foundation level पर I teach economics and law. ठीक है, फाउंडेशन की तो रात गई बात गई, बहुत शिद्दतों से अपन ने पढ़ाई कर करके उसको पास किया है। अब जो अपना अगला पड़ाव है, स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? नहीं। अब जो अपना अगला पड़ाव है सीए इंटरमीडिएट का, द नेक्स्ट फेज, द नेक्स्ट थिंग इन आवर सीए जर्नी, राइट? अपना जो कोर सब्जेक्ट है वो तो ऑडिट है, अपन जो पढ़ने वाले हैं, पर ये सब्जेक्ट पर जाने के पहले और इसके बारे में जानने के पहले, इसकी पढ़ाई चालू करने के पहले थोड़ा सा अपन इंटरमीडिएट के बारे में भी जान लेते हैं, राइट? कुछ बेसिक चीजें जो अपने को पता होनी चाहिए वो अपन जान लेते हैं। सबसे पहली चीज, अपना कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अपन कर रहे हैं, अगेन कौन कंडक्ट करता है? ये आईसीआई। कुछ लोग अगर डायरेक्ट स्कीम से होंगे तो मे बी उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा ये इन द सीए कोर्स। आई डोंट थिंक कोई यहां पर है डायरेक्ट एंट्री से ऑनलाइन भी, बट इफ एट ऑल डायरेक्ट एंट्री के बारे में, डायरेक्ट एंट्री से अगर आप हो तो आपके लिए ये चीज जानना जरूरी है कि ये जो कोर्स है वो कौन कंडक्ट करता है? ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इन्हीं को हम फीस भरते हैं, यही हमें सीए की डिग्री देते हैं, यही हमें रेगुलेट करते हैं। और ऑडिट, ऑडिट में एक चीज पढ़ेंगे अपन, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, वो भी ये हमको ICAI ही देता है, राइट? लेवल्स सीए में अपनी कितनी है? सबसे पहली लेवल अपन कौन सी पास करके आए हैं अभी? फाउंडेशन। अब अपन कहां पर आए हैं? इंटर में, राइट? इसके बाद में देयर इज वन मोर थिंग, ओरिएंटेशन एंड आईटीटी। इट्स बेसिकली एक 15 दिन के दो कोर्स होते हैं जो आपको कंप्लीट करने रहते हैं। आईसीआई में उसका रजिस्ट्रेशन होता है, आईसीआई के ब्रांचेस में ही उसकी क्लासेस कंडक्ट होती है। इट्स बेसिकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड सम कोर्सेस, कंप्लायंस कोर्सेस दैट यू हैव टू डू। नेक्स्ट इज योर 2 years ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो आप इंटर के दोनों ग्रुप पास करने के बाद में शुरू कर सकते हो, राइट? एंड आफ्टर दैट अगेन एक 2 कोर्स होते हैं आपके, एमसीएस एंड एडवांस आईटीटी, अगेन लाइक 15 दिन के जो आपके वो कोर्सेस होते हैं फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड देन द अल्टीमेट एलिफेंट, आपका सीए फाइनल। जैसे ही सीए फाइनल कर दिया क्लियर, वैसे ही आपको आईसीआई सीए की डिग्री से नवाजेगी। अपन कहां हैं? इंटर वाले लेवल पर। इंटर में अगर अपन सब्जेक्ट्स एंड पैटर्न्स की बात करें, सब्जेक्ट सबको पता है क्या? पूरे के पूरे 6 सब्जेक्ट। सबसे पहला देखो, फाउंडेशन पे तो जो है अपने को 4 सब्जेक्ट थे, राइट? इंटर लेवल पर सब्जेक्ट कितने हैं अपने पास? 6 सब्जेक्ट्स, 3 in first group, 3 in the second group. And final level पर again same setup like inter, कितने? 3 plus 3। सब में अगेन जैसा आपको फाउंडेशन में था, हर एक पेपर कितने मार्क का रहेगा? 100 मार्क्स का। फाउंडेशन में
अपने को 2 पेपर 100 मार्क्स के पूरे डिस्क्रिप्टिव थे एंड 2 पेपर 100 मार्क्स के पूरे क्या थे, एमसीक्यू बेस्ड। इंटर में एंड फाइनल में आपको हर एक पेपर में सारे के सारे 6 के 6 पेपर में आपका पैटर्न क्या रहेगा, 30 + 70, मतलब 30 मार्क्स के एमसीक्यूज एंड 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर। और एक और मजे की बात, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द एमसीक्यूज। जैसा फाउंडेशन में था 4 गलत आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट, वैसा यहां पर कुछ भी नहीं है। इंटर पे आते हैं। इंटर में सब्जेक्ट्स, सबसे पहला सब्जेक्ट जो आपका ग्रुप 1 से अगर अपन चालू करें तो पहला सब्जेक्ट कौन सा होता है, एडवांस्ड अकाउंट्स। फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़ा था आपने, अभी देयर इज एडवांस्ड अकाउंट्स। दूसरा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, एंड तीसरा टैक्सेशन। इसमें अगेन काइंड ऑफ 2 पार्ट होते हैं आपका, कुछ पार्ट होता है डायरेक्ट टैक्स का, कुछ होता है जीएसटी का। These 3 आर नॉट मच ऑफ अवर कंसर्न राइट नाउ। अपने लिए मेन है सेकेंड सब्जेक्ट, जिसमें कि पहला पेपर या पेपर 4 जिसको अपन बोलते हैं वो होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग जिसको अपन बोलते हैं प्यार से। देन कम्स अवर बेबी ऑडिटिंग एंड एथिक्स, एंड लास्ट जो पेपर है आपका वो क्या है, एफएमएसएन। अगेन 2 पार्ट से इसमें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हर एक ग्रुप में हर एक पेपर कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का, तो पर ग्रुप कितना हो गया वेट, 300 मार्क्स का। 300 मार्क्स का आपका ग्रुप 1 है एंड 300 मार्क्स का ग्रुप 2 है। द फर्स्ट 3 पेपर्स टुगेदर आर कॉल्ड ग्रुप 1 एंड द नेक्स्ट 3 पेपर्स टुगेदर आर कॉल्ड ग्रुप 2। पासिंग के लिए कितने चाहिए हमको पास, परसेंटेज मार्क्स कितने चाहिए, 50%, राइट, बट सब्जेक्ट टू व्हाट, मिनिमम 40% इन ईच पेपर, राइट। अगर आपने खुदा ना खास्ता अगर आपने गलती से कहीं 49 लेट से नहीं 59 59 एंड 39 ऐसे आपको मार्क्स आए, ऐसे आते नहीं है जनरली, आईसीआई वो 1 मार्क देके पास कर देता है जनरली अगर ऐसा पेपर है तो, बट स्टिल अगर ऐसा है तो आपको पूरे ग्रुप में फेल कंसिडर किया जाएगा और आपको वापस से तीनों पूरे पेपर देने पड़ेंगे, राइट। अब नया एक कॉन्सेप्ट यहां पर जो आता है जो कि फाउंडेशन में नहीं रहता है, दैट इज ऑफ एग्जेम्पशन। अगर आप किसी पेपर में 60% मार्क्स स्कोर करते हो, 60% या उससे ज्यादा मार्क जो है स्कोर करते हो, दैट इज 100 में से 60 मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर करते हो, तो आपको क्या मिलता है उस पेपर में, एग्जेम्पशन मिलता है, राइट। एग्जेम्पशन मतलब क्या, मतलब बाय एनी चांस अगर ऐसा है कि आपका वो जो ग्रुप है वो क्लियर नहीं हुआ है, राइट, एंड किसी एक पेपर में 60 मार्क्स आपको आए हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप जब एग्जाम दोगे तो आपको 60 वाला जो पेपर था वो आपको वापस देने की जरूरत नहीं है। फिर सर ऐसे तो एक एक करके हम क्लियर कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं चलता, उसके भी रूल्स हैं कि आपको एक सिटिंग में जो एग्जेम्पशन आया है वही आप क्लेम कर सकते हो। मतलब पहले अटेम्प्ट में फॉर एग्जांपल आपको एक पेपर में 60 मिले, सेकेंड अटेम्प्ट में अगर दूसरे पेपर में 60 मिले तो आप या तो वो वाला 60 क्लेम करो या पहले वाला 60 क्लेम करो, राइट। अगर सेकेंड इसमें ग्रुप ही क्लियर हो गया तो बात ही नहीं है, बट अगेन अटेम्प्ट्स की हमको बात ही नहीं करनी है, हमारे लिए एक ही एग्जाम है, एक ही अटेम्प्ट है, एक ही बार में सब कुछ करना है। एक और कॉन्सेप्ट यहां पर रहता है जो बच्चों को बहुत बार पता नहीं रहता है, दैट इज ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ पता है क्या, सुना है क्या? देखो क्या रहता है सेट ऑफ में, अगर मैं एग्जांपल लेकर के आपको समझाऊं, देखो अगर आपको किसी ग्रुप में ये चीज सिर्फ तभी एप्लीकेबल होती है जब आप दोनों ग्रुप साथ में दो। लेट से आपको फर्स्ट ग्रुप में मिनिमम सारे इसमें 40-40 तो आ गए, ठीक है, बट टोटल आपकी हो रही है 140, राइट। दूसरे ग्रुप में आपने 40-40 सब में ला लिए एंड आपकी टोटल हो रही है 160। अब टोटल दोनों ग्रुप का मिलाकर के कितना हो रहा है, 300। वैसे देखा जाए तो क्या है, अभी आप फर्स्ट ग्रुप में फेल हो, सेकेंड ग्रुप में पास हो,
बट यहां पर आपके जो यहां पर एक्स्ट्रा 10 मार्क्स है ना, उसको फर्स्ट ग्रुप में कंसिडर करके आपको ओवरऑल दोनों ग्रुप में पास कंसिडर किया जाता है। ठीक है, दैट इज सेट ऑफ। बट ये कब एप्लीकेबल होता है? ओनली व्हेन यू गिव बोथ ग्रुप्स टुगेदर। ठीक है, परफेक्ट। नाउ अपने क्लास की बात करें। अपने क्लास की बात करें तो अपने क्लास का ड्यूरेशन लगभग 2.5 से 3 महीने का रहेगा, राइट, जिसमें अपन पूरा कॉन्सेप्चुअली विद मॉड्यूल एज अवर बेस मटेरियल ऑडिट को पूरा कवर करने वाले हैं। ऑडिट को जो है पूरा 2.5-3 महीने में कवर करने वाले हैं। वी विल कवर टॉपिक्स इन क्लास प्लस एक रिवीजन, जैसा अपन फाउंडेशन में करते थे क्यूमुलेटिवली, वैसे ही यहां पर भी करते जाएंगे, राइट। उसके बाद में आपकी क्या ड्यूटी है कि आपने जो अपन ने यहां पर पढ़ा है वो ही चीज वापस से एक बार पढ़नी है विद इन 24 आवर्स आपके घर पर जाकर के, राइट। जो चीज अपन ने रिवाइज की है यहां पर या फिर पढ़ी है यहां पर, उसको आपको घर पर जाकर भी क्या करना है? पढ़ना है वापस से। ठीक है, क्यों पढ़ना है? क्योंकि साइंटिफिकली भी ऐसा माना जाता है या ऐसा पाया गया है कि अगर आप कोई चीज को वापस विद इन 24 आवर्स रिवाइज कर लो ना, तो वो थोड़ा लॉन्गर टाइम के लिए आपके दिमाग में रिटेन होकर के रह जाती है। देन टेस्ट्स हमारी कंडक्ट होगी इन बिटवीन, जैसे जैसे चैप्टर हमारा खत्म होता जाएगा वैसे वैसे चैप्टर वाइज हम जो है टेस्ट कंडक्ट करते जाएंगे। टेस्ट देखिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, बट जो कि मेजॉरिटी जनता जिस पर ध्यान नहीं देती है। बीच बीच में हर थोड़े टाइम के बाद में असेसमेंट होना जरूरी है, प्लस वो एक चेक रहता है हमारा खुद के ऊपर कि कैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं। टेस्ट में मार्क्स कम आए तो वो डर पहले से लगता है कि अरे नहीं, अपने को मार्क्स नहीं आ रहे, अपने को पढ़ाई करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग सिर्फ आखिरी में जाकर के देते हैं, बट आखिरी में डर लगा हुआ कोई काम में नहीं आता, राइट। यहां पर हम शुरुआत से ही जैसे जैसे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट होते जाएंगे हम टेस्ट भी कंडक्ट करते जाएंगे। देन मेक नोट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नोट्स के बारे में हम बात करेंगे, उसके जो 2 तरीके हमारे हो सकते हैं नोट्स बनाने के, उसके बारे में हम जो है बात करते हैं। नेक्स्ट, बुक्स टू यूज। बुक्स हमें कौन सी यूज करनी है? रजिस्ट्रेशन हो गया यहां पर सब लोगों का? रजिस्ट्रेशन इंटर का नहीं हुआ है? ओके, आपके इंटर में आपका रजिस्ट्रेशन बेसिकली होने के बाद में आपको मॉड्यूल्स जिसको अपन बोलते हैं वो आ जाएगी। जनरली इट टेक सम 10-15 डेज, 10-15 ऑड डेज मॉड्यूल आने को आपको लगते हैं। वो मॉड्यूल आने के बाद में ऑब्वियसली वही हमारा बेस मटेरियल तो रहने वाला है ही। जब तक मॉड्यूल नहीं आती तब तक आप जो है उसको मतलब उसका मे बी प्रिंट आउट ले सकते हो या पहले चैप्टर का, अगर आपने नहीं भी लिया तो इतना नॉट नेसेसरी अगर आपके पास में, बट आपके पास में जब मॉड्यूल आ जाएगी तब से अपने को उसका यूज शुरू करना है। बट मेन पॉइंट इज अपन उसी मॉड्यूल को अपना बेस मटेरियल मान करके चलेंगे। ठीक है, आईसीआई की मॉड्यूल को हम अपना बेस मटेरियल मान करके चलेंगे। इस पॉइंट पर मैं वापस स्ट्रेस करता हूं, सिर्फ ऑडिट के लिए नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी। आप जहां पर भी जो भी करो, जिस भी फैकल्टी से, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, हमको एग्जाम किसकी देनी है? आईसीआई की। आईसीआई की लैंग्वेज, आईसीआई के एग्जाम्पल्स, आईसीआई के क्वेश्चंस जो है वो मॉड्यूल में से ही बनाती है। एग्जैक्टली नहीं, बट जो चीजें हैं वो मॉड्यूल में से ही आती है और मॉड्यूल को हमको बिल्कुल इग्नोर करना नहीं है। स्पेशली थियरी सब्जेक्ट्स के लिए जो लैंग्वेज होती है, जो वर्ड्स होते हैं जो हमको चाहिए होते हैं, वो हमारे मॉड्यूल में ही रहते हैं, राइट। और ये चीज मैं इसीलिए और ज्यादा स्ट्रेसफुली अभी कह रहा हूं क्योंकि पास्ट कुछ 2-3-4 अटेम्प्ट से जो रैंकर्स भी है उनके साथ में भी मैंने ये किया है इंटरैक्ट, तो उनमें एक चीज बहुत लोगों में ये कॉमन मिली है कि उन्होंने मॉड्यूल को ही बेस मटेरियल रखा है और बार 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 मॉड्यूल को क्या किया है? रिवाइज किया है, पढ़ा है।
दूसरी चीज नोट्स। नोट्स हमारे क्लास में मॉड्यूल के हिसाब से ही जहां पर जो जरूरत लगी, जहां जहां पर जैसे जैसे लगेगी हम प्रोवाइड करते जाएंगे, राइट। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन बैंक, राइट। फाउंडेशन में आपने लॉ पढ़ा था, राइट। लॉ में सिर्फ प्रोविजन पढ़ के काम चल जाता है क्या? नहीं, वो प्रोविजन का एप्लीकेशन कैसे होता है ये हमको क्वेश्चन से समझता है। वैसे ही ऑडिट में भी नहीं क्या, बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी, पर आपको जो एक्चुअल क्वेश्चंस आंसर करने हैं ना, वो करने रहेंगे एप्लीकेशन बेसिस पर। ओके, जैसा पहले वहां पर मिक्स रहता था डायरेक्ट क्वेश्चंस का और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस का, वैसे ही यहां पर भी मिक्स रहेगा इस सब्जेक्ट में, राइट। बट हमको यहां पर जो है इसी के लिए क्वेश्चंस मल्टीपल केस स्टडी समझने के लिए, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कैसे आते हैं समझने के लिए क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड की जाएगी। प्लस अपन ने बोला कि यहां पर अपने को क्या है, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज। दे आर लाइक ऐसी चीज जिसमें से हमको मैक्सिमम स्कोर करने का ट्राई करना है। 30 आउट ऑफ 30 ही अपना को टारगेट उसमें का रखना है। यही सब्जेक्ट्स में देखो जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसमें हो सकता है कि आपको ऑब्वियसली मतलब कभी भी 70 आउट ऑफ 70 जनरली नहीं मिलते हैं, राइट। बट एमसीक्यू में 30 आउट ऑफ 30 मिल सकते हैं, और यही आपका गेम चेंजर रह सकता है थियरी पेपर्स में, राइट। हमको एमसीक्यूज को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, कॉन्सेप्ट्स तो पहले कवर करना है, राइट, बट साथ में एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट समझ लिया, बट कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है ये हमको कहां से समझेगा, मल्टीपल एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से। आप वैसे 1000 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, पर एग्जाम में आपको कुछ तो भी नया ही मिलेगा कॉन्सेप्चुअली, बट वो अप्लाई कैसे करना है ये हमको समझता है प्रैक्टिस से, जिसके लिए एक एमसीक्यू बुकलेट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद में कुछ जनरल पॉइंट्स थ्रू आउट द क्लास, आस्क योर डाउट्स। छोटी चीज बड़ी चीज, कोई देखो कोई छोटा डाउट कोई बड़ा डाउट कुछ नहीं होता। जो भी डाउट है, जैसा भी डाउट है, जो भी आपके मन में है पूछिए, आस्क आउट, राइट। ये अभी तक जो था अपना फाउंडेशन में अगर मैं बात करूं तो दैट वाज काइंड ऑफ थोड़ा सा अपना 11th-12th का बेस, अकाउंट्स वगैरह का, लॉ एक नया सब्जेक्ट था आपके लिए। वैसे अब यहां पर एडवांस लेवल पर हम चीजों को लेकर के जा रहे हैं। स्पेशली ऑडिट की बात करूं तो ये तो कंप्लीटली ही एक न्यू डोमेन है। जब तक आप क्यूरोसिटी से एकदम इसको पढ़ोगे नहीं, तब तक आपको भी वो मजा नहीं आएगा। जो भी डाउट है, जहां पर भी जैसे भी, आस्क आउट। एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक पॉइंट पूरा क्लियर नहीं होता, यू कैन आस्क डाउट्स। डाउट पूछने में बहुत बार अपन ये सोचते हैं, अरे मैं ये पूछूंगा तो वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, इतना ट्रिवियल डाउट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डोंट थिंक व्हाट अदर्स विल थिंक, राइट। दूसरे क्या सोचेंगे ये भी अपन ही सोचेंगे तो दूसरे क्या सोचेंगे। तीसरी चीज, मोबाइल फोन का एडिक्शन मिनिमाइज करके रखो थोड़ा, राइट। मोबाइल अपनी सहूलियत के लिए है, वो सहूलियत को जरूरत मत बनाओ, राइट। आपके स्टूडेंट लाइफ में एटलीस्ट जितना आप मोबाइल से जो है एडिक्शन अपना कम रखोगे, मोबाइल से दूरी बना करके रखोगे, उतना आपके लिए ही अच्छा रहेगा। मोबाइल में एक नोटिफिकेशन हम सोचते हैं 2 मिनट के लिए देखते हैं, 2 मिनट में एक नोटिफिकेशन से यूट्यूब पे जाते हैं हम, यूट्यूब से जाते हैं कहां पर, इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम से फ्लिपकार्ट पर, फ्लिपकार्ट से अमेजोन पर, अमेजोन से अमेजोन प्राइम पर, और 1-1.5 घंटा कहां निकल जाता पता भी नहीं चलता, राइट। सो अब देखिए, मोबाइल फोन्स को ऐसा नहीं बोल सकता मैं आज की डेट में या आज के वर्ल्ड में कि एकदम कंप्लीटली छोड़ ही दो। बहुत बार तो हमारे लेक्चर्स भी हम मोबाइल पर करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो जितनी जरूरत है उतना यूज करो, बट अदरवाइज मोबाइल का एडिक्शन मिनिमाइज रखो। पॉसिबल है तो सोशल मीडिया से तो कंप्लीटली दूर रहो थोड़े टाइम के लिए, राइट। दैट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। अभी के टाइम में थोड़ा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट और ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि आज से अगर मैं 5, 6, 10 साल पहले बोलूं तो जब हमने सीए क्लियर किया था तब वो मोबाइल का इतना ज्यादा एडिक्शन नहीं था, इतने ज्यादा एप्स ही नहीं थे, इतनी ज्यादा चीजें ही नहीं थी, इसलिए जो है थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करना इजी था। बट आपके लिए वो एक एडिशनल पार्ट आ जाता है कि अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है। बी इंटरैक्टिव क्लास में, राइट। जब तक आप इंटरैक्शन नहीं करोगे आपको भी मजा नहीं आएगा। जो भी डाउट है, जैसा भी है, उसको मजे से ऑडिट को अपने को पढ़ना है। एंड बी रेगुलर, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आपका बीच में कभी किसी कारण से कोई लेक्चर रह जाता है तो उसको उसी दिन जब अपने ऐप पे अपलोड होता है उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अगर आपने ज्यादा गैप बीच में कर दिया तो आगे की लिंक वो टूटते जाती है।
ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार एक लेक्चर और दूसरा लेक्चर कंप्लीटली अनरिलेटेड रहेगा, ऐसा यहां पर नहीं होता है इंटर में, राइट? कुछ ना कुछ रिलेवेंस पहले से कंटिन्यूड रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बट रेगुलरली कंसिस्टेंसी मेक्स द डिफरेंस। एंड एक लास्ट चीज, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो लगेगा, नो डाउट। जितना आपने फाउंडेशन में किया है उससे थोड़ा ज्यादा लगेगा, आई विल नॉट शुगर कोट। आपको थोड़े ज्यादा टाइम तक हार्ड वर्क करते रहना पड़ेगा, ज्यादा टाइम तक आपको जो है अगले 9-10 महीने जो है आपके लाइफ के, वो थोड़ा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आपकी पहले क्लासेस रहेगी, आपको घर पर जाकर के भी उसका रिवीजन करना पड़ेगा। जब आपकी नेक्स्ट ग्रुप की क्लासेस चालू होगी तब आपको फर्स्ट जो अभी अपना सेकंड ग्रुप होगा उसकी रिवीजन प्लस वो टाइम की पढ़ाई प्लस वो टाइम की रिवीजन, ये भी करना पड़ेगा। तो हार्ड वर्क तो डेफिनेटली लगेगा यार, राइट? कुछ भी चीज वर्थ हैविंग डजंट कम इजी, राइट? हार्ड वर्क लगेगा, बट इसके अगेंस्ट जो आपको चीज मिलेगी या आपको जो इसका रिटर्न मिलेगा, यू गाइस विल लिटरली लव इट। एंड कुछ जनरल डाउट्स बहुत सारे लोगों के होते हैं कि आई वॉज फ्रॉम हिंदी और मराठी मीडियम, डजेंट मैटर। आप यहां तक आए हो, आगे भी आराम से हो जाएगा। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मतलब उस टाइम पर दे वर फ्रॉम मराठी मीडियम एंड दे क्लियर्ड सीए ऑल 3 लेवल्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट विदाउट एनी प्रॉब्लम। विल आई बी एबल टू गेट इट, नॉट गेटिंग इट, ये डाउट देखो हमको क्या है, इंटर में बहुत बार क्या होता है, नई नई चीजें, नई नई दुनिया, नई नई चीजें, नए नए सब्जेक्ट्स, नए नए कॉन्सेप्ट्स हम सीखते हैं। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आपको एकदम से सब कुछ समझ में आ जाएगा, पर ऐसा भी नहीं है कि आपको आखिर तक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जस्ट हैव सम पेशेंस, राइट? सीए फाउंडेशन करने के पहले सीए फाउंडेशन आता था क्या? नहीं। 12th करने के पहले 12th आता था क्या? नहीं। 10th के पहले 10th आता था क्या? नहीं। इंटर में भी वो इतनी सारी बुक्स और इतनी सारी चीजें देख करके लगता है अरे कैसे आएगा ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसा होगा। जस्ट हैंग इन देयर, अच्छे से एक एक चीज को समझते रहिए। कब आप एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे आपको भी पता नहीं चलेगा, राइट? पास परसेंटेज कम है, जो मेहनत करता है उसके लिए सफिशिएंट है पास परसेंटेज, जो नहीं करता उसके लिए बहुत कम है, राइट? ये जो चीजें अपन बोल रहे हैं कि आपको कंसिस्टेंटली क्लास में आना पड़ेगा, रेगुलरली टेस्ट देना पड़ेगा, डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, हार्डली 10-15%, 20% लोग करते हैं, बाकी ये लोग नहीं करते। और इसीलिए रिजल्ट भी कितना रहता है हमारा, 10-15-20%, राइट? जो लोग करते हैं उनके लिए वो सफिशिएंट है, उनके लिए ऑलमोस्ट 100% श्योरिटी है। बट जो नहीं करते, जिसने बीच में थोड़ा सा भी क्या बोल सकते हैं अपन उसको, हलगर्जी कर ली, नजर हटी, दुर्घटना घटी, एंड द हार्ड वर्क रिमेन्स द सेम, कि आपको वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, परफेक्ट। अभी तक इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत? कूल। चलिए, एसपीओएम वो जो अभी आया है वो फाइनल के पहले आपको बेसिकली इट्स सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, एसपीओएम। वो क्या रहता है कि आपको जो है एक मिनिमम आवर्स उन्होंने दिए हैं, उसका ऑनलाइन वो लर्निंग कंप्लीट करना पड़ता है, और ऑनलाइन ही एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स होती है। उसमें आपके 4 सेट्स होते हैं अलग अलग, उसमें से आपको कुछ मतलब इलेक्टिव भी रहते हैं जिसमें आपको वो पढ़ करके वो एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है, तभी आप फाइनल के लिए एलिजिबल रहते हैं। उसमें धीरे धीरे अभी वैसे मतलब सेटअप है वो पूरा, बट धीरे धीरे उसमें कुछ कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं। जब आप फाइनल लेवल पर तब तक जाओगे तब आपके लिए वो ज्यादा रिलेवेंट रहेगा। ठीक है, परफेक्ट। यहां तक कोई डाउट? कूल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जस्ट 5 मिनट का, देन वी विल गेट इनटू द सब्जेक्ट। ओके।
चलो जनरल डाउट्स की अपन ने बात की. नाउ लेट अस गेट इनटू द स्पेसिफिक्स ऑफ आवर सब्जेक्ट्स. राइट, कैसे कैसे हमारा सिलेबस है, कैसे कैसे वेटेज है, कैसे कैसे पेपर पैटर्न है, ये सब हम एक ब्रॉड व्यू में देखते हैं. सबसे पहली चीज हमारा सिलेबस. हमारा जो ऑडिट का सिलेबस है उसमें कितने आपको चैप्टर्स है? 11. कितने चैप्टर्स है? 11 चैप्टर्स आर देयर इन योर ऑडिट, ये वाला सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस में. इट इज डिवाइडेड इन 2 मॉड्यूल्स. पहले मॉड्यूल में 5 चैप्टर एंड सेकेंड मॉड्यूल में देयर आर 6 चैप्टर्स. ओके, वेटेज की अगर अपन बात करें तो वेटेज की बात में, वेटेज अपने को कहां मिलता है पता है किसी को? ICAI.org. इसमें आप अगर स्टूडेंट्स में BOS नॉलेज पोर्टल में जाओगे तो आपको यहां पर एक टैब मिलेगा, स्किल वाइज सेक्शन वाइज वेटेज. ये वाला हर एक लेवल के हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज वेटेज कितना है ये अपने को यहां पर दिया हुआ है. इंटरमीडिएट पर हमको जाना है, उसमें पूरा एक कंप्लीट PDF है ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. उसमें जो चैप्टर पेपर नंबर 5 है हमारा ऑडिटिंग एंड एथिक्स, उसमें अपन देखते हैं फर्स्ट वाला जो चैप्टर है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, कितने का है वो? लगभग 4 से 6% ऑफ द वेटेज. 4 से 6 मार्क्स अपन बोल सकते हैं. चैप्टर 2 अराउंड 8 to 12%. चैप्टर 3 अगेन 8 to 12%. चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6 ये मिला करके हमको वेटेज दिया हुआ है 12 to 18%. उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 थोड़ा बड़ा है, अराउंड 12 to 20%. चैप्टर नंबर 7 अगेन 8 to 12%. चैप्टर नंबर 8 to 12%. चैप्टर नंबर 9 एंड 10 मिला करके 12 से 18%. एंड चैप्टर नंबर 11 अगेन 8 to 10%. एक रफली देखा जाए तो हर एक चैप्टर का वेटेज जो है वो अराउंड 8 से 10 मार्क का है, मेजॉरिटी इसका. राइट, बाकी कुछ कुछ है जिसका वेटेज 15 वगैरह मार्क्स तक का जाता है. पेपर पैटर्न कैसा रहता है या पेपर दिखता कैसा है अगर अपन देखें, फाउंडेशन में जैसा आपने पेपर्स देखे वैसे ही दिखता है. बस इसमें अपन जाएं पास्ट पेपर्स में, May 25 का अगर अपन पेपर देखें, इसमें उन्होंने MCQ वाला पार्ट नहीं दिया, अपलोड किया है अभी, बट MCQ की एक बुकलेट मिलती है आपको. राइट, एंड डिस्क्रिप्टिव वाला कुछ ऐसा दिखता है. डिस्क्रिप्टिव मार्क्स कितने मार्क्स का होता है? अपन ने क्या बोला, डिस्क्रिप्टिव कितने मार्क्स का होता है? 70 मार्क्स. इट इज डिवाइडेड इनटू 5 क्वेश्चंस. 5 क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे, कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन? 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन. एक्चुअली आपको रहते हैं 6 में से यू हैव अटेम्प्ट एनी 5. फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगेन इट इज कंपल्सरी, एंड उसके बाद में जो है आपको बचे हुए जो ये है 5, उनमें से कोई भी 4 आंसर करने रहते हैं. राइट, पेपर का पैटर्न या फिर वेटेज, क्वेश्चन वाइज वेटेज जो अपन बोले वो कोई एग्जैक्ट फिक्स नहीं है. अब जैसे May 25 का क्वेश्चन था, इसमें देखिए पहले क्वेश्चन का 1A उसमें 3+2, देन B कितने मार्क्स के लिए? सिर्फ 1 मार्क के लिए, प्लस 4 मार्क्स के लिए, देन 2+2. राइट, पार्ट नंबर C तो कितना हो गया? A वाला पार्ट हो गया 3+2 5, B वाला पार्ट हो गया 1+4 5, एंड C वाला हो गया 2+2. ऐसे आपके भी इसमें भी मतलब ABC में भी फर्दर डिविजन्स हो सकते हैं. देन अगेन 3+2+5+4, देन अगेन 5+5+4,
1 + 4 + 5 ऐसा जो है इसका वेटेज रहता है। इसके पहले का जनवरी का अगर अपन पेपर देखें तो 3 + 2, 2 + 3 and 4, then 5, 3 + 2 + 4, then 5, 5, 4, again 5, 5, 4। सो आईसीआई को जिस तरीके से आपके मजे लेने हैं वो ले सकती है, ज्यादा लेंदी निकालना हो लेंदी निकाल सकती है पेपर, शॉर्ट निकालना हो शॉर्ट निकाल सकती है, ठीक है। तो ऐसा एग्जैक्ट कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, बट 1, 2, 3, 4, 5 किसी में से भी, मतलब किसी भी मार्क्स स्कीम का आंसर जो है वो, सॉरी क्वेश्चन जो है वो रह सकता है। जनरली 5 से ऊपर मार्क का क्वेश्चन आपको नहीं आता है ऑडिट के पेपर में, ठीक है। परफेक्ट। नोट्स की बात कर रहे थे अपन। नोट्स हमें बनानी कैसी है? देखिए, नोट्स बनाने के है ना दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका, अपन ने जो पढ़ा उसको घर पर जाकर आप अलग कोई कॉपी में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको हाईलाइट करके वगैरह वगैरह लिख लो, ठीक है। जो हम नोट्स बनाने का तरीका जानते हैं वो एक तरीका वो हो सकता है, बट उसमें एक दिक्कत क्या होती है कि टाइम आपका बहुत ज्यादा जाता है, राइट। दूसरा एक और तरीका क्या हो सकता है इसके लिए कि आपकी जो मॉड्यूल रहेगी, जो अपन चीजें पढ़ेंगे, उसी में आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? हाईलाइट कर सकते हैं। पहली बार आपने लेट से कोई चीज पढ़ी, आपको लगता है ये वाला सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, या फिर यहां पर भी मैं तो बताते ही जाऊंगा ये वाला सेंटेंस ऐसे ऐसे अपन जो पढ़ते जाएंगे, तो उसको आपने पहली बार में कर लिया लेट से पूरा हाईलाइट, या पेन से अंडरलाइन कर लिया। अब आप जब सेकेंड बार उस चीज को पढ़ोगे तो उसको लेट से पहली बार आपने पेन से किया, सेकेंड टाइम आप जब पढ़ोगे लेट से आप उसको ब्लू इससे हाईलाइट कर लो, सिर्फ उतना पार्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड टाइम जब पढ़ोगे तब उसमें से भी जो सिर्फ कीवर्ड है उसको आप डिफरेंट कलर से या पेंसिल से या ब्लैक पेन से या रेड पेन से हाईलाइट या मार्क कर सकते हो। अल्टीमेटली ऐसा कुछ तो भी, ये सिर्फ एग्जांपल में बता रहा हूं, ये आपके पास में एक आ जाएगा। अब जब आप फाइनल टाइम पर रिवीजन करोगे तब आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ ये वाला वर्ड, राइट। वो वर्ड से अपने को पूरा पैराग्राफ या सेंटेंस ध्यान में आ जाता है। नहीं आ रहा है तो उससे बड़ा जो है ये ग्रीन कलर का, उतना पढ़ लो, उससे ध्यान में आ जाएगा। आपको लगता है नहीं और डिटेल में रिवीजन के टाइम पे भी इसको आपस में पढ़ना है, बड़ा हुआ सेंटेंस जो है आपने हाईलाइट किया उसको पढ़ लो, राइट। इस तरीके से भी आप नोट्स को अपने नोट्स के अंदर ही, मॉड्यूल के अंदर ही हाईलाइट कर करके नोट्स बना सकते हो, ठीक है। दोनों भी तरीके सही है। मेरा पर्सनल बायस थोड़ा सा इस टाइप के ऊपर रहता है, राइट, क्योंकि इसमें हमको टाइम ज्यादा मिलता है फॉर रिवीजन, और जब भी हम रिवीजन करते हैं हमारी आंखों के नीचे से पूरी मॉड्यूल जाती है, राइट। परफेक्ट। देन ऑडिटिंग एंड एथिक्स की स्टडी या ऑडिटिंग एंड एथिक्स, ये सब्जेक्ट, सबसे पहली चीज ये सब्जेक्ट हमारे को दिया हुआ क्यों है? स्टूडेंट्स को फेल करने के लिए नहीं, क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेसिकली एक और पेट नेम जो अपन बोल सकते हैं वो रहता है ऑडिटर, राइट। क्या रहता है? ऑडिटर। सिर्फ सीए ही ऑडिटर रहता है ऐसा जरूरी नहीं है, बट इन जनरल टर्म्स सीए को ऑडिटर भी बोलते हैं। ऑडिट क्या होता है, क्यों ऑडिटर बोलते हैं, आएंगे अपन सब एक एक चीज पर आएंगे, राइट। ये हमको बेसिकली कैसे हमको कंपनी की चीजें चेक करनी है, कैसे कैसे ट्रांजैक्शंस कंपनी ने किए हैं, वो सब सही से रिकॉर्ड किए हैं या नहीं, ये सब हमको जो है ऑथेंटिकेट करके देना होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही दिमाग में रखो। अब सब्जेक्ट की बात करें और तो कुछ चीजें इसमें जरूरी है। सबसे पहली चीज आपकी अंडरस्टैंडिंग, राइट। अंडरस्टैंडिंग आपको, देखिए बिना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के या बिना समझे आप नहीं कर सकते इंटर लेवल पर कुछ भी, ना तो फाउंडेशन पे कर पाए ना ही इंटर पे कुछ कर पाओगे।
अंडरस्टैंडिंग सब कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक चीज को अपन डिटेल में प्रॉपरली कवर करेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आता। इंटरप्रिटेशन अगेन माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं कहीं पर कोई कोई जार्गन्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें आएगी जो कि नहीं होगी आपके लिए, राइट? सब कुछ समझाना, इंटरप्रिटेशन इसका कैसा होता है, क्या होता है, अगेन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज रिवीजन। रिवीजन आपको सीए इंटर में बोलो, सीए फाइनल में बोलो, हर एक सब्जेक्ट के लिए रिवीजन लगेगी ही। टारगेट करके चलो, कम से कम अपने को 5 से 6 रिवीजन मिनिमम करनी ही है। तो रेफरेंस के लिए मैंने भी बहुत लोगों को बताया भी है, रेफरेंस के लिए बताओ तो सीए इंटर में जनवरी 2025 के अटेम्प्ट में जो AIR2 था, ही स्कोर्ड आई थिंक 90 समथिंग इन ऑडिट। ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मे भी आपने सुना होगा, बहुत लोगों को 40 भी स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है। ही स्कोर्ड 95। कितने बार उसने रिवीजन की थी? He said he read the ICI का मॉड्यूल 13 टाइम्स। पूरा 13-14 बार उसने ICI का मॉड्यूल पढ़ा था, और सिर्फ ICI का मॉड्यूल ही पढ़ा था, राइट? तो रिवीजन आपको लगेगी। देखो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नो डाउट इंपॉर्टेंट है, पहली चीज तो है, बट अगर हम ये बोलें कि नहीं सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से आपकी एग्जाम पास हो जाएगी, तो वो कंप्लीटली गलत है, राइट? आपको एग्जाम के लिए भी पढ़ना है, और एग्जाम में क्या रिक्वायर्ड है वो भी पढ़ना है, और उसके लिए रिवीजन करना पड़ेगा। जो मगअप या थोड़ा सा रट्टा अपन बोलते हैं, करना पड़ेगा, राइट? राइटिंग प्रैक्टिस फाउंडेशन में आपने लॉ के लिए बहुत की होगी, राइट? आपको यहां पर ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के लिए राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मोर ऑफ थियरी के लिए और भी ज्यादा करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए तो क्लास में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, यहां पर भी क्लास में भी हम ऑडिट के लिए भी क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, बट साथ ही में आपको भी अपने घर पर भी उसकी क्या करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही करनी है, राइट? क्योंकि जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, यहां से यहां पर नहीं आएगा वो, और जब तक यहां से यहां पर नहीं आएगा, कीवर्ड्स नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? परफेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ये ऑडिट ये है क्या एग्जैक्टली, राइट? इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं अपन। पेन पेपर है, बुक पेपर सबके पास में, निकालिए। यहां पर आपको स्क्रीन पर मैं 4 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 4-5 मिनट, 3-4 मिनट ही मिलेंगे मेरे डिस्क्रिप्शन पे देख करके। उसका आंसर आपको देना है, ठीक है? लिखना है बेसिकली प्रॉपरली, ठीक है? फाउंडेशन पास किया है सबने, उसी से रिलेवेंट बेसिक कुछ चीजें हैं जिसका आपको आंसर देना है, कुछ लॉजिकल चीजें जिसका आपको आंसर देना है, ठीक है? रेडी? बुक पेन पेपर सब है सबके पास? के क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने ये रहे। These are your 4 questions.
डन क्या? कितने क्वेश्चन हो गए? हाँ, थर्ड पर है। करो करो जल्दी जल्दी करो। डन क्या? टोटल डिविडेंड पेएबल मतलब टोटल पेड पेएबल, वो वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, हो गए चारों क्वेश्चन चारों? हाँ, थर्ड पे कर कर जल्दी करो। टिक टिक टॉक टॉक टॉक। हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या? डन डन डन। कौन से पे कर? एक मिनट और।
ठीक है, आप लोग पेन पेंसिल रख दीजिए, कर लो कंप्लीट फोर्थ वाला। डन। तो एकदम मतलब डिटेल में नहीं लिखना है आपको, जस्ट डायरेक्ट अमाउंट आंसर लिख दिया तो भी चलेगा। डन, परफेक्ट। अभी पेन वगैरह सब रख दो सब लोग। नाउ क्विकली एक एक क्वेश्चन में बोलते जाता हूं, देखते जाओ। आपको लगता है अगर वो सही है तो उसको सही करके उसके बाजू में लिखते जाओ मार्क्स पहले वाले को। पहले वाला देखो, पहले वाला देख के आपको अगर आपका लगता है सही है तो उसको सही करके ऑनेस्टली सही करके उसको उसके बाजू में वो टोटल इसको क्वेश्चन को दे 3 मार्क्स लिख दो बाजू में। हाँ, लिख दे जो लगता है तेरे को वो लिख। सब सही लिखे तो 3 आउट ऑफ 3। दूसरा वाला अगर आपको लगता है कि तीनों कॉलम्स आपने सही सही लिखे हैं, तीनों में राइट 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 दे करके अगेन 3 मार्क्स। किया है क्या दूसरे क्वेश्चन का मार्किंग? तीसरा वाला क्वेश्चन 5 एंट्रीज है और एक आखिरी में प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। आपको लगता है आपने अगर पांचों एंट्री सही की है 5 मार्क्स, प्रॉफिट सही से कैलकुलेट किया है 1 और मार्क, 6 मार्क टोटल। जो आपको प्राइमा फेसी एकदम देख करके लग रहा है वो, राइट हो गया। और लास्ट वाला भी एक क्विकली आपको जो लगता है अभी देख करके उसको अगर राइट है तो उसको भी दे दो। कितने? लेट्स से 2 मार्क्स। कितने हो गए? 3 + 3 + 6 कितने? 12 और 13 14, राइट। कितने कितने मार्क्स है? कितने कितने मार्क्स है टोटल? काउंट। टोटल 14। ओके ओके, 3 3 नहीं 2।
ओके, परफेक्ट। ऐसा ही कंपनीज भी क्लेम करती है कि हाँ हमने जो किया है बरोबर है, हमको मेजॉरिटी सब कुछ सही सही लगता है, राइट? अब एक काम करो, अपने बाजू वालों को अपनी कॉपीज दे दो, आप उसको दे दो, आप उसके लिए इंडिपेंडेंटली, इधर उधर नहीं देखना, आप सिर्फ दूसरे की बुक देखना, ठीक है? अभी 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 एक मिनट, एक और चीज बाकी है अभी, पहले अब मैं बताता हूं उसके सही सही आंसर, राइट? आपको क्या बनाया जाएगा? एक्सपर्ट बनाया जाएगा, उसके बाद में आंसर देखते। पहले वाले का आंसर है, पहले वाले का आंसर 6 एक्ट्स, मैं ही बताता हूं डायरेक्टली क्या है। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लिखा है किसी ने? किसी ने नहीं लिखा? बेसिकली वो एक्ट नहीं है, वो एक जस्ट दूसरा चैप्टर है, राइट? तो 6 एक्ट्स, अगर वो सब बरोबर है तो अब सामने वाले अपने जो आपके कॉपी है उसको पूरे मार्क्स कितने? 3 आउट ऑफ 3 दे दो। हाँ ठीक है, ईयर नहीं लिखा चलेगा। दूसरा वाले क्वेश्चन का आंसर है ये आपके स्क्रीन पे। पहले वाले इसमें पर्सनल, रियल, नॉमिनल, अकाउंट टू बी डेबिटेड, रिसीवर, व्हाट कम्स इन, व्हाट, क्या थे गोल्डन रूल्स अकाउंटिंग के अपने? पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रियल के लिए व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड नॉमिनल के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर ये आपके सामने जो कॉपी है वो तीनों पॉइंट सही है तो उसको भी मार्क दे दीजिए, राइट? एंट्रीज शुड बी लाइक दिस, बैंक टू कैपिटल पहली एंट्री, दूसरी वेजेस या सैलरीज टू बैंक, तीसरी बैंक टू रेंट, चौथी परचेजेस टू क्रेडिटर्स, एंड पांचवी बैंक टू सेल्स। हाँ ठीक है, बैंक की जगह कैश, मतलब नहीं, अगेन नहीं, आपको चेक मिला है, प्रॉफिट इज 66,000, 66 सही है तो सही दे दीजिए, नहीं तो गलत कर दीजिए। प्रॉफिट 66 कैसे आया समझा क्या? आपकी सेल्स है कितनी? 8,16,000, रेंट आया 2 लाख का, कितना? 10,16,000, 9 लाख का परचेजेस है, और वेजेस है 50,000 के, और कुछ नहीं देख रहे, जितना डेटा है अपन उसके बेसिस पर। फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर, टोटल डिविडेंड 1,20,000। किसी ने 2 लाख लिखा है क्या, या 2 लाख से ज्यादा लिखा है क्या? अभी अब आपने जो चेक किया है उसके हिसाब से मार्क्स टोटल कीजिए। हो गया टोटल 3 + 3 + 6 + 2, ऐसा था अपना स्कीम। अब बताइए आपके सामने जो बुक है उसमें कितने मार्क्स है टोटल करके? ओके, क्यों डिफरेंस क्यों आया? ये कोई भी चीज अपन खुद करते हैं तो अपने को तो ऑब्वियसली सही लगता है, बट वो सही ही हो ये जरूरी है क्या? हो सकता है उसमें गलती हो, एरर हो। दूसरी चीज, आप तो ठीक है बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो, कोई यहां पर फ्रॉड या कोई गलत काम नहीं करेगा,
बट कंपनीज जो बड़ी बड़ी होती है वो हो सकता है अपना प्रॉफिट ज्यादा बताने के लिए, अपने आप को बड़ा बताने के लिए, अच्छा बताने के लिए फ्रॉड्यूलेंटली कोई अकाउंटिंग वगैरह कर ले, सेल्स ज्यादा बता दे, या फिर जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो ना बताए, या नहीं हुए हैं वो बता दे, राइट? अब उनके अकाउंट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा गलत देख करके, गलत प्रॉफिट एंड लॉस, गलत बैलेंस शीट, गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख करके अगर अपन ने डिसीजन लिया, या लोगों ने, गवर्नमेंट ने, जो भी उस पर भरोसा करता है उसने डिसीजन लिया, तो बहुत खराब हो जाएगा, राइट? इसीलिए वहां पर एक पर्सन आता है हु इज एन एक्सपर्ट, वी कॉल चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि करता है ऑडिट। ये जो अभी आपने किया है अपने फ्रेंड के कॉपी का, दैट इज नथिंग बट द ऑडिट। डेफिनेशन अगर अपन देखें उसकी, तो क्या बोलती है डेफिनेशन? एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। कौन सा एग्जामिनेशन? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यहां पर अपने रिडल्स थे, बट एक्चुअल वर्ल्ड में जो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है वो किस चीज का होता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या क्या आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, सब चीजें आएगी अपने को धीरे धीरे आगे जाकर, राइट? इन सब चीजों का क्या? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एनी एंटिटी। कोई भी एंटिटी, भले ही कंपनी हो, भले ही पार्टनरशिप फर्म हो, या फॉर वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड, या फिर एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई भी ऐसी एंटिटी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, जब ऐसा इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किया जाता है विथ अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयरऑन, इट इज कॉल्ड एन ऑडिट। ऐसा ऑडिट करके, चेक करके, वहां पर आपने क्या बताना पड़ता है? जैसे आपने मेरे को यहां पर बताया कि आपके सामने जो आपने चेक की उसके कितने मार्क्स थे, वैसे ही ऑडिटर ने, है ना, अपना आखिरी में एक ओपिनियन देना होता है, जिसको वो देता है इन द फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, राइट? कि भाई मैंने जो चेक किए हैं इनके सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजें, दिस सीम्स टू बी फाइन, या अगर उसको लगता है ये गड़बड़ है तो ये इसमें यहां पर दिक्कत की बातें है, ऐसा उसने क्या देना पड़ता है? ओपिनियन, या अपना जो है रिपोर्ट देना पड़ता है। एंड दिस इज नथिंग बट द ऑडिट। अगर बेसिक एकदम बोले तो जो आपके पेपर चेक होते हैं वो भी एक टाइप का ऑडिट ही है, राइट? बट अपन यहां पर जो बात कर रहे हैं ऑडिट, हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज बेसिकली फाइनेंशियल ऑडिट, ठीक है? जो पर्सन ये करता है ही इज कॉल्ड ऑडिटर। कौन करता है? एक्सपर्ट बनने के बाद में ही कर पाएगा वो। जैसे आप एक्सपर्ट, पहले आपको पता नहीं थे आंसर्स, आपने बाद में एक्सपर्ट बन गए आंसर्स जानने के बाद में, राइट? उसके बाद में आप बेटर तरीके से चेक कर पाए, राइट? तो एक पर्सन बेटर तरीके से चेक कब कर पाएगा? जब उसको खुद को सारा नॉलेज हो कि कैसे कैसे होना चाहिए अकाउंट्स, कैसे कैसे सारी चीजें प्रेजेंट की जानी चाहिए, राइट? ही इज द जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड व्हाट वी कॉल ऑडिटर। अब ऑडिटर जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, कॉन्करेंट ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर बेसिकली एक एक्सटर्नल ऑडिटर रहता है। अभी अपने लिए क्लासिफिकेशन ज्यादा इंटर लेवल पर ये नहीं है इंपॉर्टेंट, कहीं पर थोड़ा बहुत रेफरेंस आएगा, बस आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जो कि बाय लॉ आपको करवाना ही पड़ता है ऑडिट, ओके? ही इज बेसिकली एक्सटर्नल ऑडिटर, जिसको अपन बोल सकते हैं। एक होता है इंटरनल ऑडिटर, जो कि रिपोर्ट किसको देता है? डायरेक्टली कंपनी को ही देता है। कंपनी के लिए, कंपनी के बेनिफिट के लिए, कंपनी में क्या क्या दिक्कत है वो कंपनी को ही बताता है कि आप में ये दिक्कत है, आप इंप्रूव कर लो। अब लॉ ने बहुत सारी कंपनीज को बोला है आपको इंटरनल ऑडिटर रखना ही पड़ेगा, उसके लिए भी अलग प्रोविजंस है। एंड एक होता है कॉन्करेंट ऑडिटर, कि जैसे जैसे बिजनेस चलता है साइमल्टेनियसली ऑडिट भी चलते रहता है। दिस इज फॉर वेरी वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे क्रिटिकल प्रोसेसेस के लिए कॉन्करेंट ऑडिट भी चलता रहता है। अपन ज्यादा जिससे कंसर्न है इस टॉपिक में अभी इस लेवल पर, दैट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है? नाउ ये ऑडिट करने के लिए, ये ऑडिट करने के लिए नहीं, क्या अपने को कुछ ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग।
या SAs, सा। ओके, क्या होते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग? दे आर एक्चुअली अ सेट ऑफ गाइडलाइन और मेथड और सिस्टम जिसके थ्रू हम ऑडिट करते हैं। कोई भी चीज को, कोई भी मैटर में, लेट से रिपोर्ट आपको बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे कैसे फॉर्मेट रहना चाहिए, या आपने कोई एक स्पेसिफिक चीज को चेक करना है, तो उसको चेक करने के लिए आपने कैसे कैसे चेक करना चाहिए, कौन सी चीजें चेक करना चाहिए। अब ये हर एक पर्सन को बोल दिया अपने हिसाब से करो, तो हर एक, तो फिर पूरी दुनिया में 100 दिमाग, 100 लोग 100 तरीके से करेंगे, राइट? तो फॉर दैट यूनिफॉर्मिटी एंड टू एंश्योर कि सारी चीजें प्रॉपरली कवर हो, हमको कुछ स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। ओके, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जैसे अकाउंट्स में आपने AS के बारे में सुना है क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी थोड़ा सुना होगा, आपको फाउंडेशन लेवल पर ज्यादा AS आए तो नहीं होंगे, राइट? बट वो होते हैं गाइडलाइंस कि आपने अकाउंट्स कैसे बनाना चाहिए, राइट? यहां पर ऑडिट में SAR कि आपने ऑडिट कैसे करना चाहिए, ठीक है? दैट इज स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। अपने सिलेबस में अपने को जो चैप्टर्स दिए हैं 11, उसमें एसेज अलग और थियरी अलग ऐसा करके नहीं दिया है। एसेज जो है वो चैप्टर्स के बीच में ही अपने को दिए हैं, जहां जहां पर रिलेवेंट है, जहां जहां पर जो जो चीजें रिलेवेंट है उतना उन्होंने वहां पर अपने को एक्सप्लेन किया है। ऑडिट वैसे देखा जाए फाइनल लेवल पर, इंटर लेवल पर भी, तो है क्या ऑडिट? है क्या ऑडिट? एक्चुअली है पूरा यही साज, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, बट उसको आपको इंटर लेवल पर थोड़ा सिंप्लीफाई करके, थोड़ा स्ट्रक्चर करके, चैप्टर में डिवाइड करके दिया है। फाइनल में भी चैप्टर्स है, बट फाइनल में और ज्यादा जो है आपका एम्फेसिस है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पर। आपके कुछ स्टैंडर्ड्स जो है वो यहां पर कवर्ड है इस वाले इंटर लेवल पर, और कुछ स्टैंडर्ड जो है आपको फाइनल लेवल पर कवर होने वाले हैं, ठीक है? बेसिक बेसिक जा रहा है दिमाग में, क्या पढ़ रहे हैं अपन, ऑडिट क्या है। अब चलते हैं हमारे बुक पर। डायरेक्टली ऑन टू चैप्टर नंबर 1, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। अपन ने इनिशियल पेजेस कवर किए, 11 चैप्टर्स देख लिए। ये जो 11 चैप्टर्स है ना, ये एक्चुअली पूरा ऑडिट का प्रोसेस ही अपने को थोड़ा बहुत डिपिक्ट करते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ये क्या बताता है कि ऑडिट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों करते हैं हम ऑडिट, ऑडिटर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कैसे उसने ऑडिट करना चाहिए, जनरल ओवर। अब ऑडिट करना है तो ऐसा थोड़ी कि बस गए और कुछ भी चेक करके आ गए, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है। कैसे कैसे हमको स्ट्रैटेजी, कितने दिन में क्या करना है, कैसे करना है, वो सब जरूरी है। आप पढ़ाई करते हो उसके लिए भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते हो ना, राइट? तो ऑडिट के लिए भी प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग, एक पूरा प्रोग्राम जो है वो जरूरी है कि हम ऐसे ऐसे इतने दिनों में ये चीजें चेक करेंगे और ऐसे ऐसे काम करेंगे। दैट इज कवर्ड इन चैप्टर नंबर 2, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। अब आप ऑडिट कर रहे हो तो उसमें है ना कुछ रिस्क्स इन्वॉल्व होती है, ठीक है? कि भाई अपने को शायद मिस्टेक्स ध्यान में ना आए, या फिर मिस्टेक अपने को मतलब मैनेजमेंट छुपा दे, तो क्या क्या रिस्क हो सकती है, वो सब रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल कैसा है, ये सब अपने को दिया है चैप्टर 3 में। देन ऑडिट एविडेंस, चैप्टर 4, ऑडिट एविडेंस। नाम सुन के क्या लग रहा है? देखो, हाँ, नॉट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू फ्रॉड, बट आप कोई भी चीज को चेक कर रहे हो, ठीक है? लेट से कंपनी ने बोला हुआ है कि भाई हमने क्या किया, परचेस किया है। क्या किया है हमने परचेस? 10 यूनिट ऑफ मोटर्स, कोई उनकी मोटर थी मशीनरी की, वो हमने परचेस की है।
बताओ, आपको एक जनरल दिमाग लगा करके क्या लगता है कैसे चेक करोगे इसको कि सही में कंपनी ने खरीदा है क्या मोटर, सही में कंपनी के पास में है क्या मोटर्स, कैसे चेक करोगे आप वहां पर जाकर? बिल देखोगे एक चीज, चलो ठीक है, और क्या बोला? जो कंपनी से अपन ने खरीदा है उसके पास में रिकॉर्ड होगा, चलो ठीक है। अपन इसको एक्सटर्नल कंफर्मेशन बोलते हैं। ये जनरली परचेजेस के लिए इतना नहीं लिया जाता है, बट ठीक है, चलो एक्सटर्नल कंफर्मेशन हो गया। और क्या चेक कर सकते हो? फिजिकल वेरिफिकेशन, राइट? ये सारी जो चीजें होती है, दीज आर ऑडिट एविडेंस। ठीक है कि भाई ये ट्रांजैक्शन जो हुआ है उसका प्रूफ क्या है, दैट इज ऑडिट एविडेंस। ठीक है, इसके बारे में पूरा हमको चैप्टर 4 में दिया है, कैसे कैसे क्या क्या प्रूफ्स वगैरह। देन चैप्टर नंबर 5, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अपन ऑडिट किसका करने वाले हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी के लिए इतना समझो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे कैसे होता है, कौन सी चीजें होती है, कितने लाइन आइटम्स होते हैं, उन लाइन आइटम्स को अपन कैसे जो है ऑडिट करते हैं, वो सब अपने को दिया है चैप्टर नंबर 5, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेट्स से प्रॉफिट एंड लॉस फाउंडेशन में बनाया है आपने। कौन से आइटम्स रहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में जनरली? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनकम्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक दो कैटेगरीज बताओ। सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, राइट? अब ये क्या हो गए? लाइन आइटम्स, राइट? इनका आप ऑडिट कैसे करोगे, ये अपने को दिया हुआ है। देन मॉड्यूल 2, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। आपने ऑडिट किया है, ठीक है, इसका भी तो प्रूफ चाहिए। आपने कौन सी चीजें चेक की है, बहुत सारी, उसकी कॉपीज आपको लेना पड़ता है, राइट? आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है कि कैसे कैसे हमने प्रोसेस किया है, कैसे कैसे क्या क्या किया है, दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ओके। चैप्टर 7, कंप्लीशन एंड रिव्यू। एक बार ऑडिट पूरा आपका कंप्लीट हो जाए तो अल्टीमेटली कंप्लीशन के लिए क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ती है, फाइनल एकदम रिपोर्ट देने के पहले आपने रिव्यू में क्या क्या करना पड़ता है, वो सब वहां पर दिया हुआ है। अल्टीमेटली हमको क्या एक्सप्रेस करना होता है? ओपिनियन। ओपिनियन किसके थ्रू एक्सप्रेस करते हैं हम? ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू। वो दिया है चैप्टर 8। चैप्टर 9, चैप्टर 10 एंड 11, ये थोड़ा एक इसके बाद में का इन्होंने कुछ स्पेशल चीजें दी है। स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। कुछ है ना स्पेशल या स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटिटीज रहती है, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल। उनके लिए ऑडिट कैसे किया जा सकता है, उनमें क्या क्या अलग अलग फीचर्स रहते हैं, ये सब कवर होता है चैप्टर नंबर 9 में। वैसे ही बैंक्स के लिए देयर आर सर्टेन डिफरेंट प्रोविजंस, उसके लिए वो कवर होता है चैप्टर नंबर 10 में। एंड अल्टीमेटली चैप्टर नंबर 11, इट इज विद रिगार्ड्स टू योर एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। कुछ हमको एथिकल कंसर्न्स या फिर एथिकल स्टैंडर्ड्स जो मेंटेन करने होते हैं, उसके बारे में आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है चैप्टर 11 में। ठीक है, परफेक्ट। शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ये पहले शुरुआत में जो बॉक्स दिया है, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, पढ़ना है तो एक बार आप पढ़ सकते हो। इट्स बेसिकली स्टार्टिंग उन्होंने जो दिया है। इंट्रोडक्शन। why do such real life situations highlight importance of auditing in today's complex business environment? हमारे ऑडिटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है? देखो, ये जो ऑडिटिंग करके देते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, रिपोर्ट देते हैं, ये रिपोर्ट को यूज कौन करता है? दे आर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स मतलब कौन? जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं,
ठीक है, लेट्स से देयर इज अ कंपनी ए लिमिटेड, ठीक है, इसमें पैसा लगा होगा इन्वेस्टर्स का, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स डायरेक्टली पैसा लगाते हैं, इसमें पैसा लगा होगा शेयर होल्डर्स का, राइट। ये लोगों ने हो सकता है लोन्स लिए होंगे, किससे, बैंक से, हो सकता है इनको रेगुलेट करने की भी एक अथॉरिटी रहती होगी कोई, लेट्स से गवर्नमेंट, सिंपली गवर्नमेंट इन पर निगरानी रखती होगी, राइट। अब ये सब लोग पैसे देने के पहले या रेगुलेशन के लिए उनको यह जानना जरूरी है कि ये कंपनी में सब कुछ सही से चल रहा है या नहीं। इन लोगों ने बोला हमारा प्रॉफिट है 10 करोड़, बस ऐसे बोल करके वो भरोसा कर लेंगे क्या? नहीं, कुछ प्रूफ भी तो चाहिए, कुछ एक इनको एश्योरेंस चाहिए कि भाई ये लोग जो बोल रहे हैं ये सही सही बोल रहे हैं, राइट। भरोसा चाहिए। ये एश्योरेंस इनको कहां से मिलता है? बाय द ऑडिट। ये 10 करोड़ इन्होंने बोला ये सही सही है, ये कंपनी ने सब कुछ ट्रांजैक्शन बरोबर रिकॉर्ड किए हैं, जो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये बरोबर बनाए गए हैं और ये सब कुछ सही से इन्होंने किया है, ऐसी रिपोर्ट अगर ऑडिटर ने दे दी तो इनको क्या मिलेगा? एश्योरेंस मिलेगा कि हाँ भाई चलो ये कोई एक एक्सपर्ट ने चेक किया है, अपन इस पे भरोसा कर सकते हैं। Be it investors, shareholders, they are anxious to know financial position. Banks or financial institutions who are willing to lend funds to credit-worthy organizations. Government desirous of collecting taxes. Trade unions negotiating with corporate management for better wages or insurance. Right? In सब के लिए there should be someone who is competent to check this. Right? Audited financial statements provide confidence to the users of financial statement. एक सीए ने ऑडिट किया है, ये क्या देता है? द यूजर जो है, जो लोग वो कंपनी में कुछ कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं या कंपनी के उस पर भरोसा कर रहे हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ भाई ये कंपनी में सब कुछ सही सही चल रहा है। इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी क्या लगा हुआ वहां पर, क्या बोला है उन्होंने? सिग्नेचर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द सिग्नेचर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हमारे साइन के बेसिस पर, हमारे एक रिपोर्ट पे साइन करने के बेसिस पर पूरी दुनिया ये भरोसा कर लेती है कि हाँ ये इसने एक कॉम्पिटेंट पर्सन ने चेक किया है और कंपनी में सब कुछ सही सही चल रहा है। It provide assurance to the users who may take decisions on basis of such audited financial statements. You can very well understand how significant is the role of auditing profession and auditors in the modern world, involving multitude of economic activities being carried out in equally dynamic legal and regulatory environments. Now, ये जो ऑडिट, ये शब्द जो है ये आया कहां से है, या ऑडिटिंग ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? अगेन नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, शुरुआत में जो अपने को थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, जस्ट अपने को बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए अपन पढ़ ले रहे हैं। ओरिजिन, ऑडिट एग्जिस्टेड इवन इन एंशिएंट टाइम्स इन मेनी सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। रेफरेंस टू ऑडिटिंग इज फाउंड इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र इवन इन 4th century BC। कौटिल्य मतलब चाणक्य, राइट? उनके टाइम से वहां पर रेफरेंसेस है ऑडिटिंग के। इट टॉक्स अबाउट फिक्स्ड अकाउंटिंग ईयर, क्लोजर ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट, पीरियोडिकल चेकिंग, वेरिफिकेशन एग्जिस्टेड इवन इन दोस टाइम्स। जो हम अभी बात करते हैं अकाउंट्स, अकाउंटिंग ईयर, क्लोजर ऑफ अकाउंट्स, पीरियोडिकल चेकिंग, ऑडिट, ये सब उस टाइम पर भी उनका बोलना है थोड़ा बहुत था। प्लस मिसस्टेटमेंट्स, रेफरेंसेस टू मिसस्टेटमेंट्स ड्यू टू अब्यूज ऑफ पावर एक्सेट्रा, ये सब का भी वहां पर उल्लेख या फिर वहां पर ये जो है रेफरेंसेस दिए गए हैं। द वर्ड ऑडिट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑडाया,
ऑडायर का मतलब क्या होता है? टू हियर, सुनना। सुनना और ऑडिट का फिर क्या है मतलब? पहले क्या होता था? ऑडिटर्स यूज्ड टू हियर द अकाउंट्स, रीड आउट टू देम टू चेक दैट एम्प्लॉइज वेयर नॉट केयरलेस एंड नेग्लिजेंट। पहले एम्प्लॉइज रीड करते थे एंड ऑडिटर जो है वो सुनते थे, इसीलिए वहां से वो वर्ड आया ऑडायर, लैटिन वर्ड, एंड फ्रॉम देयर ऑडिट। फिर बाद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ यूरोप वगैरह में, एंड उसके वजह से इट लीड टू एक्सपांशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड डिमांड फॉर ऑडिटर्स आल्सो इंक्रीज मैनीफोल्ड। कमिंग टू मोर रिसेंट हिस्ट्री, फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड इन ब्रिटिश इंडिया इन 1860, हैविंग बोथ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फंक्शन। पहला हमारा ऑडिटर जनरल इंडिया का कब अपॉइंट किया गया था? बाय ब्रिटिश इन 1860, लेटर ऑन गिवन स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। Presently, Comptroller and Auditor General is an independent constitutional authority responsible for auditing government receipts and expenditures. ये कौन है Comptroller and Auditor General? देखो, कंपनीज वगैरह जो है इनका ऑडिट हम जैसे ऑडिटर्स करते हैं, बट गवर्नमेंट इटसेल्फ भी तो एक एंटिटी है, राइट? गवर्नमेंट के भी तो बहुत सारे बिजनेसेस है, गवर्नमेंट भी टैक्स कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट भी बहुत सारे पेमेंट करती है, वेलफेयर एक्सपेंडिचर करती है। गवर्नमेंट का भी इतना बड़ा लेवल पर कुछ ऑडिट होना चाहिए ना। तो जो पर्सन गवर्नमेंट का ऑडिट करता है ना, ही इज कॉल्ड कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं अपन C&AG या CAG, ठीक है? He is the authority for auditing government departments और government के receipts and expenditure. Institute of Chartered Accountants of India, established as a statutory body, Act of Parliament के थ्रू बना था हमारा इंस्टीट्यूट 1949 में, काय के लिए? टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन द कंट्री। जो ये पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि ऑडिट वगैरह करते हैं, इनको रेगुलेट कौन करता है? ICAI, ठीक है? आज के लिए बेसिक ज्ञान इतना बस है। कुछ चीजें समझ में आई, बेसिक, हाँ या ना? एक और चीज, अभी तक तो अपन ऑडिट के स्पेसिफिक में या फिर कुछ जार्गन्स में गए ही नहीं है। ऑडिट में आपको धीरे धीरे अपन जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत सारे कीवर्ड्स या जार्गन्स आते जाएंगे, राइट? जैसे कि मिस स्टेटमेंट, या मैं बोलूं मटेरियल मिस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, sufficient and appropriate audit evidence, financial reporting framework, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आते जाएंगे। एक एक वर्ड को कैसे, क्या मीनिंग है, कैसे वो अप्लाई होता है, जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे आपको समझते आता जाएगा। शुरुआत के लिए आप चाहे तो जब भी अपन ऐसे कीवर्ड डिस्कस करेंगे, आप साइड में उसको आपकी कॉपी में एक सेक्शन बना करके या कुछ बना करके लिख सकते हो फॉर योर जस्ट रेफरेंस, ठीक है? क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स है जो हमको बार बार बहुत बार रिपीट होंगे, राइट? सब कर सकते हो। परफेक्ट, रुके फिर यहां पर? कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए, थैंक यू सो मच।